विस्तरण और प्राशन का अध्ययन करेंगे। क्यों? चूंकि ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट हैं, इसलिए अपन दोनों का अध्ययन साथ साथ करेंगे। सबसे पहले जो देखते हैं अपन वो डिफ्यूजन देखते हैं कि विस्तरण के द्वारा। एक विस्तरण की एक सामान्य जो घटना होती है, जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर एक परफ्यूम जो यानी कि एक सेंट की जो परफ्यूम होता है, जैसे अपन यहाँ स्प्रे करते हैं, कुछ टाइम बाद में वो अपना जो पूरा कमरा है या रूम में जो जगह है उसमें धीरे धीरे स्मेल है वो सब जगह होती है। ये एक विस्तरण का डिफ्यूजन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि विस्तरण की प्रक्रिया को हम साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल मॉलिक्यूल जो भी हैं उनका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण, कोई भी अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मूवमेंट है उसको अपन कहेंगे डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन होता है, चूंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, इसमें डिफ्यूजन जो होगा वो गैसियस और लिक्विड में होगा। सामान्यतः सॉलिड के मान सकते हैं, बिल्कुल नील या नगण्य मान सकते हैं। सबसे ज्यादा होगा वो अगर डिफ्यूजन होगा वो गैस में होगा और बहुत कम होगा वो लिक्विड में। तो मूवमेंट यानी किसी भी पार्टिकल अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन है वो कहलाएगा डिफ्यूजन कहलाएगा। ये एक साधारण सी परिभाषा है। इसी का एक उदाहरण अपन ने किया। अगर परफ्यूम की एक बोतल को अपन यहाँ से स्प्रे करते हैं, कुछ समय के बाद में अपन के जो पास में जो लोग खड़े रहते हैं या जो उस कमरे के अंदर पूरी में स्मेल हो जाती है, ये एक मिश्रण का ही नमूना है, मिश्रण का ही उदाहरण है। मिश्रण का एक अपन दूसरा उदाहरण एक और मान सकते हैं, अपने अंदर होने वाली रेस्पिरेशन की क्रिया। रेस्पिरेशन की क्या कहते हैं? ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। क्या होगा? जब शरीर के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्शन क्रियाएं होंगी तो उसके अंदर शरीर में क्या बनेगा? CO2, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं वो अंदर जाके CO2 बनाएगी। चूंकि CO2 बनेगी, इसकी उसकी क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन हो जाएगी, बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी, उसकी जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाएगी, अधिक होगी। बाहर कम है, अंदर अधिक है, तो क्या होगा? अधिक से कम, यानी कि शरीर के अंदर से बाहर की ओर ऑक्सीजन का क्या होगा? बाहर निकलेगी। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है, जो अपने सभी में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जो लिविंग प्राणी हैं उनमें जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि परफ्यूम है, या ऐसे अपन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्या लिया अपन, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर अपन कॉपर सल्फेट डालते हैं जिसको नीला तत्व भी बोलते हैं, जो ब्लू कलर का हो। उसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो जैसे कि ये जल का भरा हुआ एक बीकर है, इसके अंदर अपन डालेंगे कुछ जो पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे? कॉपर सल्फेट के डालेंगे, जिसको अपन नीला तत्व बोलते हैं। कुछ समय बाद में क्या होगा? अभी ये वर्तमान में जो है इसके पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन जब क्या होगा कुछ समय बाद में देखेंगे कि ये जो पूरा पानी है इक्वली ब्लू कलर का, यानी कि इसका जो रंग है वो सेम पूरे में फैल जाएगा। ये किस वजह से हुआ? ये डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि विस्तरण के द्वारा क्या हुआ? ये जो सांद्रता थी वो अधिक थी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल थे उनका गमन हुआ, उनका मूवमेंट हुआ। और ये कब तक होता है विषम? जब तक कि इक्वली कंसंट्रेशन, यानी कि जो इक्वल जो भी पार्टिकल हैं उनकी जो सांद्रता है वो सभी जगह बराबर नहीं हो जाएगी। जब तक बराबर नहीं होगी तब तक अधिक से कम सांद्रता की ओर गमन होता रहेगा। जो ही बराबर होगा वो उनकी जगह मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। तो ये अपने एक साधारण सा जो दैनिक जीवन में अपन देख सकते हैं, इसका एक उदाहरण है डिफ्यूजन का। अगर पानी के भरे हुए बीकर में अगर अपन यह ऐसे मान सकते हैं, अगर एक स्याही है, जैसे अपने जो अपन लेते हैं स्याही काम में लेते हैं, उस स्याही को अगर उसमें से एक ड्रॉप डालते हैं पानी से भरे हुए बीकर के अंदर, तो कुछ समय बाद में वो स्याही का जो पानी था वो जो पहले ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल कलरलेस था, कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा? जो ही अपन ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप डालते हैं जैसे यहाँ पे ड्रॉप डालते हैं, कुछ समय बाद में ये पूरे में फैल जाएगी और इसका कलर है वो एक समान हो जाएगा। किस वजह से हुआ? डिफ्यूजन की वजह से। इसका मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल का गमन। इसी से रिलेटेड जो डिफ्यूजन होगा उससे कई कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल होंगे, जो मॉलिक्यूल उनके
उनकी स्पीड यानी कि जो मूवमेंट है वो तेज गति से करेंगे, इसलिए उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रेशर लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। कुछ अदर फैक्टर है जिनकी वजह से भारी जो होते हैं यानी कि डिफ्यूजन को कई कारक भी प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से इनकी विसरण की जो दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो ज्यादा कम हो सकती है। ये था अपना एक डिफ्यूजन। अब इसी से रिलेटेड अपन एक टॉपिक अपना जो प्राशन, दोनों चूंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लगभग दोनों में कोरिलेशन होता है। ऑस्मोसिस को अपन ये मान सकते हैं कि ये एक विसरण का ही एक दूसरा रूप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को ही अपन ऐसा मान सकते हैं कि इसका एक दूसरा है, ये वो है ऑस्मोसिस। लेकिन इसके अंदर अपन एक, मैंने यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये चीज बोलेंगे। यानी कि सामान्यतः इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक साइड से यानी कि एक ओर से दूसरी ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल का अधिक से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला जो गमन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। यहाँ पर अपन सेमी यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली काम में ले रहे हैं, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली काम में नहीं लेते। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो तो उसमें से क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल वो नहीं कर सकते। जैसे कि इसके अंदर ऑस्मोसिस समझने से पहले अपन ने कुछ यहाँ पर समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। देखो एक सॉल्यूशन ये मान सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अपन ने एक बीकर लिया, उसके अंदर अपन ने क्या डाला, एक पानी का बिल्कुल सेम, बिल्कुल साफ पानी, उसके अंदर किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है, वो अभी तक क्या है, विलियन नहीं है। विलियन क्या हुआ, उसके अंदर जैसे आपने मान लीजिए साग या शुगर का जो एक उसमें चम्मच और उसको मिला दिया, यानी कि उसमें नमक या चीनी को घोल दिया, तो वो अब कहलाएगा विलियन। इसका मतलब विलियन क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों का योग जो मिल गया। जैसे जल था उसके अंदर और उसके अंदर अपने शुगर और डाली, दोनों को मिलाया, मिलाने से जो बना वो बन गया सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्वेंट तो रहेगा वाटर, यानी कि जो पानी था वो रहेगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के रूप में जो रहेगी वो रहेगी अपन जो बाहर से चीनी या जो नमक डालते हैं वो रहेगा सॉल्यूट। तो दोनों आपस में मिलकर बनेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके आधार पे तीन प्रकार के होंगे। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक होगा, एक आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होगा ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, और आइसो का मतलब होगा इक्वल या सेम। इसके अंदर हाइपर, हाइपर का मतलब ये मान सकते हैं अपन कि वो गाढ़ा है। अब गाढ़ा क्यों है, जैसे मान लीजिए अपन ने एक गिलास लिया, उसके अंदर अपन ने पानी दोनों में बराबर ही लिया, दो बीकर लिया अपन, दोनों के अंदर अपन पानी बराबर लिया, एक में अपन ने चीनी ज्यादा डाली, एक में कम डाली। तो कम डालने से क्या होगा, वो गाढ़ा नहीं होगा। लेकिन जिसमें अपन पानी से ज्यादा यानी कि जिसको घोल रहे हैं उसकी मात्रा ज्यादा करते हैं अपन, तो वो क्या होगा, होगा सॉल्यूशन गाढ़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा। गाढ़ा हमेशा वो रहेगा हाइपरटोनिक रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल कम होगा, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर चीनी कम होगी, पानी ज्यादा होगा। इसके अंदर रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या रहेंगे, दोनों बराबर मात्रा में, जितना पानी है उतनी चीनी अपन या नमक है वो बराबर डालना है, इसलिए दोनों की जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है वो दोनों इक्वल रहेगी। ये मैंने इसलिए बताया कि इसके आधार पर अपन करते हैं ऑस्मोसिस की दो प्रकार टाइप होते हैं। एक होगा एंडो ऑस्मोसिस और एक होगा एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से ही पता है, एंडो का मतलब अंतःप्राशन और एक्सो यानी कि एग्जिट यानी कि बहिर्प्राशन। क्या होगा, दो प्रकार हो जाएंगे ऑस्मोसिस के, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। अंतःप्राशन और बहिर्प्राशन। बहि में क्या होगा, यानी कि जल हो निकल के यानी कि उसके अंदर से निकल के बाहर जाएगा, इसका मतलब कोशिका वो सिकुड़ जाएगी। इसके अंदर क्या रखते हैं, जैसे कि अपन एक उसके अंदर रखते हैं, जैसे कि अब कोई फूली हुई कोशिका है उसको एक गाढ़े मीडियम के अंदर रखते हैं या किसी हाई सांद्रता के जो हाई कंसंट्रेशन उस मीडियम के अंदर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, वो कोशिका चिपक जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अपन क्या करते हैं, एक फूली हुई किशमिश को एक गाढ़े घोल के अंदर अपन चीनी का जो घोल उसके अंदर रखेंगे, कुछ समय बाद में देखेंगे कि वो जो किशमिश है वो वापिस ऐसे क्रिंकल यानी कि आपस में झुर्रीदार हो गई, ऐसे चिपक गई हो, सिकुड़ गई हो। लेकिन अगर एक किशमिश जैसे इस सिकुड़ी हुई किशमिश को अगर अपन एक ऐसे विलियन में रखें जैसे उसमें जिसमें पानी ज्यादा हो यानी कि वो हाइपोटोनिक, उसमें क्या रहेगा
तरल ज़्यादा हो, तरलता ज़्यादा हो, उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि अपन पानी के अंदर किशमिश को रखेंगे, कुछ समय के बाद में किशमिश हो जाएगी, वो फूल जाएगी, 1-2 घंटे पड़े रहते हैं तो वो किशमिश क्या होगी, ये जो किशमिश होगी वो फूल जाएगी। इसको मतलब ट्रकिड यानी फूल गई। इसकी ये प्रकार हो गया एंडोऑस्मोसिस का, बाहर से जल अंदर आया, अंतःप्राशन उससे क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। बहिःप्राशन में क्या होगा, कोशिका के जो अंदर का जो मेटेरियल है या जल है जो भी है वो बाहर जाएगा, जाने से क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। अगर आइसोटोनिक के अंदर रखें तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन है वो दोनों के अंदर के है बराबर। इसका एक एग्जांपल के तौर पर अपन साधारणतः अपन खुद करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आलू लेते हैं, उस आलू को एक पानी से भरे हुए बीकर के अंदर रखते हैं, इस बीकर के अंदर अपन क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। इस जल में क्या करते हैं, उसकी पतली काट बना के, जिससे उसके अंदर एक खांच बना देते हैं, ऐसे कप के आकार का, आलू को बड़ा आलू लेते हैं, उसको काट देते हैं, उसके अंदर अपन इसके अंदर गाढ़ा चीनी का घोल भरेंगे। उस घोल भरने के बाद में अपन यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, जिससे अपन को पता है पिन इतनी होनी चाहिए कि बाहर से, नहीं तो वो जो जल होगा वो अंदर अंदर बाहर निकल, क्योंकि ये जो अपन का ये करना है, ये जो आलू की जो पतली परत होगी वो करेगी अर्धपारग में झिल्ली का काम करेगी। इसको कुछ समय बाद में देखते हैं कि जल है वो बाहर से जो यहाँ से था वो अंदर की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि अंदर प्रवेश करता है। अपन देखेंगे कुछ समय बाद में जो जल का लेवल अपन ने जो पिन लगाई थी उससे ऊपर, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो जल है वो उसके अंदर, यानी कि अंतःप्राशन के एक अपन एग्जाम्पल कर सकते हैं। कुछ समय के बाद में क्या होगा, इसका वाटर लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकलों का अर्धपारग में झिल्ली के द्वारा गमन हुआ, इस क्रिया को क्या कहेंगे, ओस्मोसिस। आज के इस वीडियो में अपन के लिए इतना ही।